हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है और अंतर्प्रद्रवी जालिका है वो क्या होते हैं। अंतर्प्रद्रवी जालिका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पहला अंग था। अब हम आज उसका दूसरा अंग पढ़ेंगे। उसको हम बोलते हैं कि गोल्जी उपकरण और गोल्जी बॉडी। जो गोल्जी बॉडी है उसकी खोज किसने की थी? उस गोल्जी बॉडी की खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने 1898 में। तो ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इन्होंने पहली बार केंद्रक के पास घनी रंजित जालिकावत संरचना तंत्रिका कोशिका में देखी थी। एक चीज़ यहाँ पे याद रखने के लिए ये भी है कि गोल्जी बॉडी की खोज किस कोशिका में हुई थी, तो आंसर है उसका तंत्रिका कोशिका में। कब की? तो 1898 में। और किसने की? तो कैमिलो गोल्जी ने। ये थोड़ा सेम सेम दिख रहा है क्योंकि इसका जो गोल्जी उपकरण का नाम है कैमिलो गोल्जी के नाम पर ही इसका नाम पड़ा है। तो इन्होंने पहली बार केंद्र के पास घनी रंजित जालिकावत संरचना तंत्रिका कोशिका में देखी थी, जिन्हें बाद में उनके नाम पर ही गोल्जिकाय या फिर गोल्जी बॉडी कहा गया। यह बहुत सारी चपटी डिस्क के आकार की थैली या कुंड से मिलकर बनी संरचना होती है। अभी मैं इसका स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ तो आपको ये समझ आएगा। ये है गोल्जी बॉडी की संरचना। ये थैली की जैसी चपटी डिस्क के आकार की और कुंड जैसे बने हुए हैं, इसी को हम गोल्जी उपकरण या फिर गोल्जी बॉडी कहते हैं। इसका काम क्या करता है? ये जो यहाँ पे अंतर्प्रद्रवी जालिका पड़ी थी, ये क्या कर रहा था? प्रोटीन का निर्माण कर रहा था। अब ये गोल्जी बॉडी क्या करेगा? ये प्रोटीन को उसी को मॉडिफाई करेगा और उसी की पैकेजिंग करेगा। तो इसका हम बोल सकते हैं कि गोल्जी बॉडी पैकेजिंग का काम करता है। इसका व्यास देख लो। व्यास इसका होता है 0.5 माइक्रोमीटर से 1.0 माइक्रोमीटर, यानी बहुत छोटा होता है। ये एक दूसरे के समांतर ढेर के रूप में मिलते हैं, मतलब ऐसे ढेर के रूप में समांतर रूप से। ये देख लो, समांतर है, ऐसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर ऐसे ढेर के रूप में पड़े हुए मिलते हैं, जिसे जालिकाएं कहते हैं। गोल्जिकाय में कुंडों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे ये 1 कुंड, 2 कुंड, 3, ये सारे गोल्जिकाय में अलग अलग इनकी संख्या होती है। गोल्जी कुंड केंद्र के पास संकेंद्रित व्यवस्थित होते हैं। ये होते हैं, ये केंद्रक के पास ही होते हैं। ये ऊपर यहाँ पे क्या होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे ये केंद्रक है तो इसके पास ही होता है। इसकी 2 सतह होती है, सिस फेस और ट्रांसफेस। ये इसकी 2 सतह हो गई। सिस फेस को बोलते हैं निर्माणकारी सतह, और दूसरी होती है उसको बोलते हैं परिपक्व सतह या फिर उत्तरावतल ट्रांस। सिस और ट्रांस, ऊपर वाली सिस, नीचे वाली ट्रांस। तो 2 हो गए। इनमें इनके आकार कैसे होता है? जैसे कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ओके, देन आगे अंगक सिस व ट्रांस सतह पूर्णतः अलग होते हैं। दोनों अलग है, ये ऊपर अलग है, ये नीचे अलग है, लेकिन आपस में ये जुड़े रहते हैं। देख सकते हो डायग्राम में कि दोनों अलग अलग है लेकिन ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। गोल्जिकाय का मुख्य कार्य द्रव्य को संवेष्टित कर, यानी उसको रूपांतरित कर या फिर उसको मॉडिफाई करके क्या करना है? अंतर कोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाना है, या फिर कोशिका के बाहर इसका सिक्रेशन करवाना होता है। उसको अंतर कोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचा देता है या फिर कोशिका के बाहर उसको सिक्रेट करवा देता है, बाहर उसका सिक्रेशन करवा देता है। जो संवेष्टित द्रव्य है, जिस द्रव्य को उसने मॉडिफाई कर दिया है, वो अंतर्द्रव्य जालिका से पुटिका के रूप में गोल्जिकाय के शीर्ष सिरे से संगठित होकर परिपक्व सतह की ओर गति करते हैं। कैसे? यहाँ से पहले शीर्ष सिरे के पास में आया, फिर ये पुटिका के रूप में ट्रांस से आ गया यहाँ पे। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि गोल्जिकाय का अंतर्द्रव्य जालिका से निकटतम संबंध है। ये जो है यहाँ से अंतर्द्रव्य जालिका से आगे होते हुए सिस और बाद में ट्रांस के द्वारा आगे ट्रांसफ़र होता है। तो हम बोल सकते हैं कि अंतर्द्रव्य जालिका से इसका संबंध है। और जिन अंगों के बीच में संबंध होता है उसी को तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहा गया है। अंतर्द्रव्य जालिका पर उपस्थित राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। यहाँ पे राइबोसोम RER, जो मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो यहाँ पे जो RER, यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होगी तो वही तो प्रोटीन का संश्लेषण करेगी। तो वो प्रोटीन का संश्लेषण करेंगे और फिर आगे इसमें भेज देंगे।
उपस्थित राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जो गोल्जी इकाई के ट्रांस सिरे से निकलने के पूर्व इसके कुंड में रूपांतरित हो जाते हैं। यहाँ पे मतलब ऐसे सिस और ट्रांस से आगे निकल के ये कुंड के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। गोल्जी इकाई ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड निर्माण का प्रमुख स्थल है। गोल्जी इकाई क्या करता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है और ग्लाइकोलिपिड बनाता है। ग्लाइकोप्रोटीन कैसे बनाएगा, क्योंकि उसके पास में प्रोटीन आ रहा है तो उसको मॉडिफाई करके ग्लाइकोप्रोटीन बना दिया, और जो उसके बाद में अंतर्द्रव्य जालिका से लिपिड भी तो आ रहा है तो उससे वो ग्लाइकोलिपिड का निर्माण के लिए ये उसका प्रमुख स्थल हो गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड निर्माण का प्रमुख स्थल कौन सा है, गोल्जी इकाई। अब हम पढ़ेंगे इसका थर्ड पॉइंट कौन सा था, लेन का, या फिर जिसको बोला था लाइसोसोम। लाइसोसोम को आपने सुना हुआ होगा कि इसको हम बोलते हैं कि आत्मघाती थैली, यानी ये खुद को नुकसान पहुंचाती है और खुद पूरी कोशिका को नष्ट कर जाती है। यह झिल्ली पुटिका संरचना होती है, एक पुटिका जैसी संरचना होती है जो संवेष्टन विधि द्वारा गोल्जी इकाई में बनते हैं, यानी मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही गोल्जी इकाई के बाद में ही गोल्जी इकाई ही इनको बनाता है। लाइसोसोम को गोल्जी इकाई बनाता है। इसकी पीएच, लाइसोसोम की पीएच होती है वो 4.5 से 5.0 होती है, यानी ये एसिडिक पीएच है, तभी तो ये अगर फट जाता है तो पूरी कोशिका को ये नष्ट कर देता है, एसिड है ये। पृथकीकृत लेयनकाय पुटिकाओं में सभी प्रकार की जल अपघटनीय एंजाइम मिलते हैं। अगर इनको मतलब पृथक करेंगे, अलग करेंगे, तो ये जो लेयनकाय है इसकी पुटिकाओं में सारे एंजाइम मिलते हैं, मतलब ये सबका पाचन कर देगा, तो बचेगा ही क्या कोशिका में, जैसे हाइड्रोलेज एंजाइम हो गया, लाइपेज हो गया, प्रोटीएज हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये सबका पाचन कर देता है। साथ में डीएनए, आरएनए, इसमें बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, लगभग जल अपघटनी, तो ये पूरी कोशिका का ही पाचन कर देता है, इसलिए इसको आत्मघाती थैली कहा जाता है। जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं, और ये सर्वाधिक सक्रिय कब होते हैं, अम्लीय परिस्थितियों में, इसीलिए तो इसकी पीएच हमने ये देखिए एसिडिक पीएच है। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम होते हैं। अब मैं बताती हूँ कि जो लेयनकाय है वो मतलब या फिर लाइसोसोम है, ये जो लाइसोसोम 4 टाइप के होते हैं। 4 में आ गया प्राथमिक लाइसोसोम, द्वितीयक लाइसोसोम, तृतीयक लाइसोसोम और चतुर्थ लाइसोसोम। तो प्राथमिक लाइसोसोम है उसमें मतलब सारे एंजाइम निष्क्रिय होते हैं, तो ये कोई नुकसान तो पहुंचाएगा नहीं। सेकंड में आता है कि उसमें सक्रिय हो जाते हैं तो वो पाचन वगैरह कर देते हैं। तृतीयक में क्या होता है कि वेस्ट, यानी ये पूरा वेस्ट का पूरा एकदम स्टोर करके रखता है अपना अच्छे से। और चतुर्थ लाइसोसोम है, यही सबसे ज़्यादा हानिकारक है, जिसको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग। ये कोशिका की पूरी कोशिका का पचन कर देता है। थैंक यू गाइस, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक, कमेंट एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। ओके, लास्ट अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे रसदानी, यानी जो रिक्तिका, और सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो आप पहले भी इससे थोड़ा देख के पढ़ सकते हो। आपको मैं एक याद रखने लायक चीज़ और बताती हूँ कि जो कोशिका है उसमें मतलब लाइसोसोम के गोल्जी बॉडी के दूसरे नाम भी, ये जो गोल्जी बॉडी था इसके दूसरे नाम भी है। तो एक हो गया कोशिका का ट्रांसपोर्टर ऑफ द सेल, कोशिका का रूपांतरण यानी मॉडिफिकेशन, और कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी इसको बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, अगर आपको आंसर आता हो तो कमेंट में प्लीज़ उसका आंसर लिखिएगा कि जो पादप कोशिका होती है उसमें हम गोल्जी बॉडी को क्या कहते हैं। पादप कोशिका में गोल्जी बॉडी को क्या कहा जाता है, आंसर प्लीज़ लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। साथ में अगर आपको ये याद नहीं रहे तो ये एक टाइप से शॉर्ट नोट्स बना मेरा, तो इस टाइप से आप याद रख सकते हो, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। ये मैंने उसमें बताया नहीं है लेकिन ये भी आपको याद रखना है। डी डुबे ने इसकी लाइसोसोम की खोज की थी। ये रहा लाइसोसोम, ऐसे इसमें ये सारे एंजाइम प्रेजेंट है। ओके, थैंक यू गाइस।